खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली में ओबीसी रिजर्वेशन पर अपोजिशन ने हंगामा किया। हुकूमत की करारदाद को फडणवीस ने गुमराह करने वाला करार दिया। फडणवीस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कहा है। रियासती हुकूमत करारदाद के जरिए टाइम पास कर रही है। फडणवीस ने इल्जाम लगाया है कि छगन भुजबल ने ऐवान को इस मामले पर गलत जानकारी दी है। तो आज महाराष्ट्र असेंबली का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया। वहीं इस मामले में हुकूमत की करारदाद पर महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस मामले में तनकीद की। इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम रिजवी से। वसीम रिजवी, देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर इल्जाम क्यों आयद कर रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी की जो रिपोर्ट है, करारदाद है, वो गुमराह कुन है? देखिए, इस तरफ से रूसी आंकड़े लेकर लगातार सरकार दबाव करने की कोशिश ऐसा है कि कड़ी में चलिए, हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जिस तरीके देखा कि महाराष्ट्र असेंबली में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अपोजिशन ने हंगामा किया। आज ही असेंबली सेशन की शुरुआत हुई है जिसमें हुकूमत की करारदाद को फडणवीस ने गुमराह कुन करने वाला बताया है। फडणवीस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए कहा है। वहीं रियासती हुकूमत करारदाद के जरिए टाइम पास कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया है। चलिए बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम अंसारी, मैं अपना सवाल दोहराऊंगी कि इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया है कि करारदाद गुमराह कुन है। देखिए, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र राजनीति काफी गर्म है। कई जगहों पर इसे लेकर आंदोलन भी किए गए हैं, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है। लेकिन आज जिस तरह से देखा गया कि विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है, 2 दिन का सत्र आज पहला दिन है और पहले ही दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया गया। जिस तरह से हमने देखा विधानसभा के अंदर जब मंत्री छगन भुजबल ये प्रस्ताव रख रहे थे कि डेटा है वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार को देना चाहिए, इसके बाद ही आगे की सारी कार्रवाई की जा सकती है, फैसला लिया जा सकता है। इस पर विपक्ष की नाराजगी थी। साफ तौर पर उनका यह कहना था कि ये गुमराह करने का काम किया जा रहा है और कोर्ट के जो फैसले है उसे अनदेखी की जा रही है। कोर्ट के जो आदेश थे उसकी जो कॉपी थी वो फाड़ के फेंक दी गई विधानसभा के अंदर। और साथ ही मंत्री नवाब मलिक ने कुछ देर पहले इल्जाम भी लगाया कि विधानसभा के जो पीठासीन अध्यक्ष थे भास्कर यादव, उनके साथ विरोधी पार्टी के नेताओं ने हंगामा किया, धक्का मुक्की की और कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। इस तरह के शब्दों का उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसे लेकर आगे वो कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि आज का दिन काला दिन है क्योंकि इस तरह की घटनाएं कभी हुई नहीं है किसी भी कंपनियों से एविट में जाकर। अपने आप में एक बड़ी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं है। विरोधी पार्टियों ने चलिए, तो महाराष्ट्र असेंबली में ओबीसी रिजर्वेशन पर अपोजिशन ने हंगामा किया और कई इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। तफसील बता रहे थे हमारे नुमाइंदे वसीम। वसीम, आपसे हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुंबई से ये बड़ी खबर है। रियासती वजीर नवाब मलिक का इल्जाम है कि बीजेपी अरकान असेंबली ने स्पीकर की केबिन में धक्का मुक्की की है। देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज महाराष्ट्र असेंबली का सेशन हुआ जिसमें अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया। उसी के बाद ये नया मामले सामने आया है जिसमें रियासती वजीर नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी के अरकान ने असेंबली के स्पीकर की केबिन में धक्का मुक्की की है। लेकिन साथ ही इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओबीसी के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एम्पिरिकल डाटा मांगने का प्रस्ताव रखा। उस पर विरोधी पक्ष नेता ने बोलने की इच्छा जाहिर की। उन्हें पूरी तरह बोलने का अधिकार समय पीठासीन अधिकारी ने दिया और बार बार उन्हें याद करा रहे थे कि जितनी शांतिपूर्वक तरीके से आपकी बातें दोनों तरफ के लोग सुन रहे हैं, जब मंत्री खड़े होंगे तो वो भी सुना जाए, ये अपेक्षा है। उसके बाद भुजबल साहब ने
एक एक विषय पे सारी जानकारी रखी। पीठासीन अधिकारी ने प्रस्ताव को मतदान के लिए डाला और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व मंत्री, कई विधायक, खास करके कुटे जी, क्रिस महाजन, रावल, ये सभी लोग स्टेज पे गए और वहाँ पर बदतमीजी पीठासीन अधिकारी से कर रहे थे। माइक तोड़ने की कोशिश की गई। विरोधी पक्ष नेता ने अपना स्पीकर माइक तोड़ दिया, आज भी टूटा हुआ वो जगह पे है। और जब हाउस एडजर्न हो गया, विरोधी पक्ष नेता की अगुवाई में बीजेपी के विधायक उनके चैम्बर में गए। लगभग 15 मिनट के समय तक धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे और लोगों के अंदर। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना और बीजेपी के बीच अंदर खाने बातचीत की खबर गर्म है। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद मामला रियासत की सियासत में गश्त कर रहा है। चार जानिब से बयानबाजियां हो रही हैं। इसी बीच बीजेपी के रियासती इकाई के सदर चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि फडणवीस का बयान दुरुस्त है, लेकिन उनके बयान का ये मतलब कतई नहीं है कि पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर हुकूमत साजी करने जा रही है। मोहन भागवत के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मोहन भागवत का बयान गले से उतरने वाला नहीं है। साथ ही कहा कि आरएसएस और बीजेपी के गुफ्तार किरदार में फर्क है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान ऐसा है जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी हो। श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में वाक़े फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम का कहना है कि पहले भी मोहन भागवत के बयान आ चुके हैं, लेकिन हुजूमी तशद्दुद पर लगाम नहीं लगी है। मुफ्ती मुकर्रम ने सवाल किया है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो गौरक्षक के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। दरअसल मुल्क में कानून का राज होना चाहिए। भागवत जी का ऐसा ही बयान पहले भी आ चुका है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि लिंचिंग बंद नहीं हो रही। आज इशू यह है कि हम सब लोगों को मिलके मॉब लिंचिंग को और जो धर्म स्थानों पर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है, उनको निंदा करने की ज़रूरत है। भागवत जी ने जो कहा है वो अलग बात है कि भाई कोई भी हिंदुत्व या कोई भी सच्चा हिंदू ये नहीं कह सकता मुसलमानों को, ये अलग बात है। लेकिन वो लोग कौन हैं जो लिंचिंग कर रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, मस्जिदों के मीनार तोड़ रहे हैं और कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं बीफ के नाम पर और सीधे साधे लोगों को अटैक कर रहे हैं? तो हमें ऐसे काम को करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कानून का राज बने और मॉब लिंचिंग ख़त्म हो। भागवत जी एक बड़ी शख्सियत है, एक अच्छी कम्युनिटी उनको मानती है, तो हम उनसे यही अपील करेंगे कि लिंचिंग को किसी भी तरह से बंद कराया जाए। और जब ये हिंदुत्व का इशू ही नहीं है तो जो लोग इसको कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं, यही हमारी कामना है। यूपी में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई मुतहर्रिक हो गई है। आज उसने 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा काबिले जिक्र हैं। वहीं सीबीआई ने 190 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वाज़ेह हो कि 2017 में योगी हुकूमत के इक्तिदार में आने के बाद ही इस घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच बिठा दी थी।
कांग्रेस लीडर अमीन पटेल का कहना है कि कुर्बानी के हवाले से गाइडलाइंस वाज़ेह नहीं है। उन्होंने अपील की है कि असेंबली के दौरान नई और वाज़ेह गाइडलाइंस लाई जाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत नई गाइडलाइंस जल्द अज जल्द जारी करेगी। कुर्बानी को महज कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अब भी स्थिति साफ नहीं है। मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीडर और कांग्रेस के नेता अमीन पटेल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से एसओपी निकाली गई है, इसमें सिंबॉलिक कुर्बानी की बात की, लगता है आपको ये पॉसिबल सिंबॉलिक कुर्बानी? ये गलत एसओपी है। ये एसओपी फ़ौरन कैंसिल करना चाहिए, इसको फ़ौरन रद्द करना चाहिए, एक नई एसओपी लाना चाहिए जिसके अंदर क्लियर कट लिखना चाहिए कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है वो कुर्बानी कर सकता है। कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखना चाहिए, मंडियों में गर्दी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी मंडी का परमिशन देना चाहिए। लोग छोटी छोटी मंडी से अपने जानवर खरीदेंगे और अपनी कुर्बानी करेंगे। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि महाराष्ट्र असेंबली का ये अधिवेशन शुरू है, 2 दिन के अंदर क्लियर गाइडलाइंस कुर्बानी के लिए लाना चाहिए और हम लोगों को कुर्बानी की हर साल जैसे होती है उस तरह करने की इजाज़त देनी चाहिए। आप खुद सरकार में हैं, इससे पहले भी देखा गया था मुस्लिम लीडरों से चर्चा की जाती थी, इस बार ऐसा नहीं देखा गया। क्या लगता है कि मुस्लिम लीडरों को अनदेखी की गई है? नहीं, हमारे जो मंत्रिमंडल में नुमाइंदे असलम शेख जी है, सत्तार भाई है, नवाब मलिक साहब है, वो हसन मुशरफ जी है, ये 4 माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स वहाँ पर है और उनसे बात हुई होगी। हमसे बात नहीं हुई मगर उनसे बात हुई होगी। बात हो ना हो, हमारा एक ही डिमांड है कि हमको कुर्बानी करना है और हमको कुर्बानी करने की परमिशन मिलनी चाहिए। ऑनलाइन खरीदी की बात चल रही है, पॉसिबिलिटी लगती है ऑनलाइन खरीदी हो सकती है। और दूसरा ये कि जो बकरे सालों से लोग पालते हैं, एक उम्मीद में कि इस कुर्बानी के दौरान बेचेंगे, उनके कई नुकसान होने, तो आपको नहीं लगता कि अगर ज़्यादा नुकसान हो तो सरकार को उसके नुकसान भरपाई भी करनी चाहिए? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि बकरे के जो फार्म हाउस है भिवंडी में है और वाड़ा में है और इसी जगह बहुत सारे फार्म हाउस है, करजत में है, मुंबई के आसपास, थाना के आसपास, भिवंडी के आसपास फार्म हाउस, वहाँ से लोग बकरे खरीदते हैं। आदमी जाकर देख के अपने बकरे देख करके ऑनलाइन बुक कर सकता है, उसको बकरे खरीद सकता है। मगर छोटी छोटी मंडी करना, आज रोज़ सुबह भाजी की मार्केट लगती है, फल की मार्केट लगती है, हर चीज़ की मार्केट लगती है, तो बकरों की मंडी अगर हर वार्ड के अंदर कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश का किसान उस बकरों को तैयार करता है। उसके बाद में उसको एक उम्मीद रहती है कि बकरीद में मुझको 2 पैसे मिलेंगे, मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँगा, अपने बच्चे को पढ़ा लूँगा, अपना खेत गिरवी उसको छुड़ा लूँगा। उसकी पूरी इकोनॉमी, उस किसान की पूरी इकोनॉमी इन बकरों पे डिपेंड होती है। मुझको पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे मिनिस्टर इस पे गौर करके जल्द से जल्द ये असमंजस का जो माहौल है उसको ख़त्म करेंगे और कुर्बानी की क्लियर गाइडलाइन एसओपी, जिसमें कुर्बानी विदाउट भीड़ करने की परमिशन मिलेगी, इसकी मेरी इस गवर्नमेंट से मांग है। अधिवेशन में 2 दिन में होगा, आपको लगता है? हमारी मांग है कि अधिवेशन ख़त्म होने के पहले गवर्नमेंट ने एक नई एसओपी लाके कुर्बानी को क्लियर कट परमिशन देनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएजीडी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर को जब तक नहीं मिलता रियासत का दर्जा, इंतखाबात में नहीं लेंगे हिस्सा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से डीलिमिटेशन के प्रोसेस के लिए भी तमाम सरगर्मियां जारी हैं। वहीं इसी दौरान पीएजीडी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलता है तब तक वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो पीएजीडी में तमाम पार्टियों के हवाले से बयान सामने आया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो पीएजीडी के तर्जुमान हैं, उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को जब तक नहीं मिलता रियासत का दर्जा, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज से। परवेज, पीएजीडी का म्यूचुअल कंसेंट सामने आ गया है कि वो जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। जी बिल्कुल साहिबा, ये कल देर गए यहाँ पे एनसी के सदर जो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी रिहाइशगाह पे पीएजीडी की एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाई। और आज जो पीएजीडी के तर्जुमान हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उन्होंने मीडिया को बुला के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे जोर दिया कि जो स्टेटहुड है वो मरकजी सरकार जो है पहले स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर करे, उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट यहाँ पे करे। दूसरा जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा वो ये कहा कि जो मीटिंग उनकी प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सूदमंद साबित नहीं हुआ, कुछ फायदा उस मीटिंग से नहीं आया क्योंकि ठोस उनको वहाँ पे कुछ मिला नहीं। एश्योरेंसेस जिनकी उनको उम्मीद थी 370 के हवाले से या फिर
स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से। तारिगामी का कहना था कि बार बार मरकजी सरकार जो है वो इस बात पे फोकस करती रही कि यहाँ पे इलेक्शन कब होंगे, लेकिन यहाँ जो पीएचडी की मांग थी और वो कुछ और मुद्दे थे, वो स्टेटहुड के हवाले से थे और यहाँ पे आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के हवाले से। एक बहुत बड़ी एक चेंज माना जाता है आज के जो ये बयान आया है, क्योंकि हमने देखा कि जब पीएचडी की मीटिंग हुई थी तो जो लीडर्स निकल के बाहर आए थे, खासतौर पे पीएचडी के भी काफी सारे लीडर्स, तो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई थी कि आइस ब्रेक हुआ है, काफी मुस्बत बातचीत हुई है इस हवाले से। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद आज पीएचडी का बयान आता है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में खास कुछ हासिल नहीं आया। जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन जो कल यहाँ पे आ रहा है, उनसे हमने सवाल पूछा था कि क्या पीएचडी की इस मीटिंग में उसके हवाले से कुछ फैसला लिया गया, तो तारिगामी का साफ कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडिविजुअल लेवल पे अपना डिसीजन दे, यानी कि इस मुद्दे पे भी पीएचडी साफ तौर उनने कोई बयान नहीं दिया कि क्या वो जिस तरीके से हम देखें कि डिलिमिटेशन कमीशन का कल से दौरा शुरू होने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो ऐसे में ये बयान सामने आ रहा है, तो क्या इनको अभी भी खदशा है कि रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया जाएगा? क्योंकि अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि सही वक्त आने पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। देखिए साहिबा, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, जिसमें ज्यादातर पीएचडी के जो मेंबर्स हैं, एनसीपीडीपी या फिर सीपीआईएम जो मोहम्मद तारिगामी है, उनकी मांग ये है कि पहले स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो। जबकि मरकजी सरकार वो ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन यहाँ पे कराए जाएंगे और उसके बाद जब माकूल वक्त आएगा, मौजून वक्त आएगा, तो उस टाइम पे स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर एनसीपीडीपी, ये अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और लोगों के पास ये जाते हैं, तो ये लोगों के पास लेके क्या जाएंगे? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इस हवाले से 370 या स्टेटहुड के हवाले से। जब तक कि स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो जाएगी, ये लोगों के पास कुछ ले जाने के काबिल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ जो पीएचडी के जो पार्टीज हैं, इन्होंने मुतफिका ये फैसला लिया है कि ये इलेक्शंस में तब पार्टिसिपेट करेंगे जब पहले यहाँ पे स्टेटहुड। चलिए, तो बिल्कुल आपने अहम बात कही कि अगर इलेक्शन की तशहीर में ये लोग जाएंगे तो ये क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? ऐसे में रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। परवेज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। चलिए सीधा चलेंगे आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां यौम तासीस है, उसी की तकरीब में उनसे बात होते रहते थे, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में, समाज में ताना बाना ठीक रखने में, जिसे धर्मनिरपेक्षता करते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने काम किया है। अडवाणी जी का गिरफ्तारी मामूली बात नहीं था। अडवाणी जी का गिरफ्तारी से हमारी सरकार का तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह की सरकार हमारे थे यहाँ, वो लोग आउट हो गए, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीजों को आगे बढ़ाते रहे। अब तो बढ़िया गाँव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जरा में ढकने नहीं, उपवास रहना जो सच्चाई है। और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजा है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बढ़ जाए, कुर्सी पर बढ़ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे के सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे करते रहता। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के वजीर सेहत रघु शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मुहिम के लिए राजस्थान हुकूमत की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है जिसे मरकजी हुकूमत को देना है।
स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, वैक्सीनेशन को लेकर जो नया जो वैक्सीन नीति बनाया केंद्र सरकार ने, जब पूरा अधिकार अब केंद्र सरकार के हाथ में है, उसकी जो शुरुआत हुई है, कुछ दिनों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अच्छी चली, संख्या भी बढ़े वैक्सीन कराने के, लेकिन अब उसमें कमी आ रही है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी तैयारी पूरी है, वैक्सीनेशन साइट पूरे हैं, ट्रेंड स्टाफ है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है। अगर नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। ये जितना वैक्सीन हमको देते जाएंगे हम उतना वैक्सीनेट करते जाएंगे। 15 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने की हमारी स्थिति है आज। अगर भारत सरकार हमको बल्क में 4 दिन का एडवांस भी देती है 60 लाख, तो हम राजस्थान को टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर सकते हैं। 8 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 2 डोज अगर हम उनको लगाते हैं तो 16 करोड़ डोजेज हमको चाहिए, और वेस्टेज अगर मानते हैं थोड़ा बहुत वो भी मान लीजिए। अभी तक हमको इन्होंने 2.5 करोड़ के करीब वैक्सीन दी है, वो डोज हमने लगा दी। अब ऐसा तमाशा हो रहा है कि किसी दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं और किसी दिन हम 10 लाख से भी ज़्यादा लगा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि अनियमित आपूर्ति हो रही है। अगर टाइमली वैक्सीन की सप्लाई हमको दे देते हैं तो कम से कम 60-70% पॉपुलेशन को, अगर थर्ड वेव जिसकी बात कर रहे हैं उससे पहले हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो राजस्थान में थर्ड वेव का असर ज़्यादा होगा नहीं। ये इनको सब जगह करना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मॉनसून इजलास के इख्तिताम तक पार्लियामेंट के बाहर किसान एहतजाज करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को भी किसानों ने इंतबाह किया है कि या तो पार्लियामेंट में किसानों की आवाज उठाएं या फिर इस्तीफा दे दें। हर रोज 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे। वाज़ेह हो कि ज़र कवानीन के खिलाफ किसान 7 महीने से जायद से एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों में किसान डटे हुए हैं। मरकज और किसान के बीच कई मरतबा बातचीत भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 19 जुलाई से मॉनसून इजलास का आगाज होने जा रहा है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गुज़िश्ता 3 महीनों से कई मरतबा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। बढ़ती कीमतों के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपए फी लीटर, जबकि मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रीवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार हो गई है। महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपए हो गई है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 108 रुपए 16 पैसे और डीजल फी लीटर 98 रुपए 13 पैसे हो गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 64 पैसे हो गई है। पहले मैं 300 रुपए का पेट्रोल वैसे मैं लिमिटेड पेट्रोल डलवाता हूँ, मैं फुल नहीं कराता, ठीक है। तो फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द प्राइसेस फिर से, और वरना पता नहीं क्या ही होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं लेगा फिर इसके बाद। आई थिंक सब इलेक्ट्रिक कार्स पे आना पड़ेगा हमें। कमाई का 70% तो तेल में ही चला जाता है, बाकी खर्चे और कैसे करेंगे। 100 रुपये लीटर बताओ कितना बढ़ता, 50, 60, 70, 80, 90 सीधा 100 पहुँच गया। अब क्या करेंगे। जब मैंने बाइक ली थी तब 64 रुपये था, जब मैंने जॉब चालू करी थी, आज 99 पहुँच गया। तो सब चीज़ में बजट खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों की पढ़ाई में, फीस में, सब में मतलब बढ़ा दिया है रेट वगैरह सब में। अब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।